तो आज हम लोग बात करने वाले हेनरीज लॉ की। और इस टॉपिक को, चूँकि ये टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, तो हेनरीज लॉ किस बारे में एक्सप्लेनेशन देता है, स्टार्टिंग से इसे समझने की कोशिश करता है बेसिक से। तो जनरली जब भी हम बात करते हैं कि हम लोगों को अगर कोई सॉल्यूशन बनाना होता है, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें दो कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। वन इज़ सॉल्यूट एंड द वन इज़ सॉल्वेंट। अब जनरल लाइफ में जब भी हम लोग सॉल्यूशन का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में घूमता है कि हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे होते हैं या हम किसी लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे होते हैं। यानी कि एज बेसिक लाइफ में हमारे सामने जो सॉल्यूशन के एग्जांपल्स आते हैं उनमें ज़्यादातर एग्जांपल्स में आप लोग देखते हैं कि आपने किसी सॉलिड को लिक्विड में घोला होगा। जैसे घर में आप लोग चीनी को या नमक को पानी में घोलते हैं, तो वहाँ पे चीनी या नमक आपका सोल्यूट होता है और पानी आपका सॉल्वेंट होता है। अदरवाइज आपने लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया होगा। एज एग्जाम्पल आप अल्कोहल को पानी में घोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसे सॉल्यूशंस की जहां पर सोल्यूट गैस हो और जहां पर सॉल्वेंट जो है वो आपका लिक्विड हो, तो ये कुछ डिफरेंट सॉल्यूशंस हमारे सामने आते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जितने भी एक्वेटिक लाइफ आप लोग देखते हैं, तो एक्वेटिक लाइफ में आप बात करते हैं कि वाटर बॉडीज़ के अंदर एनिमल्स रहते हैं, जैसे मछलियाँ हो गई, या वाटर बॉडीज़ के अंदर जो प्लांट्स हैं, उन सभी को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो तो पानी में रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो ऑक्सीजन गैस है वो पानी में डिसॉल्व रहती होगी। इसी तरीके से एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करें कि जितनी भी आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उन सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर आप पाते हो कि आपके पास CO2 गैस होती है, जो कि आपने अपना जो भी सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व रहती है। तो ये जो एग्जांपल्स है, ये सभी एग्जांपल्स आपको मिलते हैं जहाँ पे आपने किसी गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया होता है। अब ये देखने सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले आपको गैस की नेचर को समझना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ गैस की, तो जनरली गैस की अपनी एक नेचर है। आप जानते हैं कि गैस की प्रॉपर्टी के तौर पे आपने पढ़ा है कि गैस वो स्टेट है जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो वीकेस्ट होती है, सबसे मिनिमम होती है। इसी वजह से इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इट मीन्स यहाँ पे जो गैप है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो मैक्सिमम है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि नेचर में कभी भी अगर कोई दो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी अट्रैक्शन को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। लेकिन गैस में सबसे मिनिमम है, इसीलिए जनरली गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर मिलते हैं, बिकॉज इनके बीच में अट्रैक्शन जो होता है वो पुअर होता है। इस सिचुएशन में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसे एक्सप्लेन करते हुए कहेंगे कि गैस हैज़ एक्सपेंडिंग नेचर, यानी कि गैस हमेशा चाहती है कि वो एक्सपेंड हो, वो भागे। इसलिए जनरली आप देखते हो कि जब आप किसी रूम के अंदर परफ्यूम छिड़कते हैं या कोई अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी स्मेल कुछ ही देर में पूरी कमरे के अंदर भर जाती है। इट मीन्स गैस जो है वो अपनी एक्सपेंडिंग नेचर की वजह से, चूँकि उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे वीक है, अट्रैक्शन सबसे वीक है, तो वो फैलना चाहता है, वो एक्सपेंड करना चाहता है, वो रैंडमली भागना चाहता है। अब इस सिचुएशन में जब हम बात करते हैं ऐसे सॉल्यूशंस की जहाँ पर आपने गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया हो, तो उसमें हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि मान लीजिए मेरे पास ये बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कोई भी सॉल्वेंट यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो यहाँ मेरे पास एक सॉल्वेंट है, मान लीजिए पानी है। अब अगर मान यहाँ से मैं किसी रिजर्वायर के थ्रू कोई गैस लेके आता हूँ, तो जैसे ही वो गैस मैं यहाँ पर डालूँगा इस आशा से कि गैस इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाए, लेकिन जैसे ही मैं गैस निकालूंगा गैस अपनी एक्सपेंडिंग नेचर की वजह से यहाँ से निकल जाएगी और कंटिन्यूसली यहाँ से इजेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि हम तो गैस लेकर के आए थे इसलिए ताकि गैस एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाए, लेकिन क्या होगा, गैस यहाँ से निकल करके एक्सपेंड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो जा रहा है? तो ये कंडीशन हमारे सामने देखने को हमें मिलती है।
अब इस सिचुएशन में अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये गैस इसमें घुले ना कि बाहर भागे। तो इसे रोकने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हम लोग एक पिस्टन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी गैस आपने डाली उस गैस को यहाँ डालने के बाद आप यहाँ एक पिस्टन लगा दें। अब जैसे ही आप पिस्टन लगाएंगे तो गैस यहाँ से भाग तो नहीं पाएगी, क्योंकि पिस्टन जो है वो इसे आउटर सराउंडिंग में जाने नहीं देगा। लेकिन अभी भी ये गैस के पार्टिकल्स इस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि एक्सपेंडिंग नेचर होने की वजह से वो बाहर भागने की कोशिश करेंगे। इस सिचुएशन में जो आपके सामने रिजल्ट निकल करके आएगा वो ये आएगा कि गैस की जो कंसंट्रेशन है, यानी कि जो आपके पास गैस है उसकी जो अबंडेंस है, कंसंट्रेशन जो है वो सरफेस पे ज़्यादा है, सरफेस पे ज़्यादा है, जबकि सॉल्वेंट जो है उसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन सबसे कम है। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो इसके अंदर बढ़े, तो इस सिचुएशन में ये जो आपने पिस्टन लगाया है इसके ऊपर आप एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दीजिए। अब जैसे जैसे मैं यहाँ प्रेशर को बढ़ाता हूँ तो ऐसे में क्या होगा, ये पिस्टन नीचे मूव करना शुरू करेगा, और जैसे जैसे पिस्टन नीचे मूव करेगा अब इन गैस के पार्टिकल्स को नीचे की तरफ आने पे मजबूर हो जाएंगे, यानी इन पार्टिकल्स को धीरे धीरे इस लिक्विड में आना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते जाओगे पिस्टन नीचे आता जाएगा, अब इन पार्टिकल्स को, गैस के पार्टिकल्स को ज़बरदस्ती सॉल्वेंट के अंदर आना पड़ेगा, और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। इस सिचुएशन में जो टर्म आपने अभी यहाँ देखी थी कि सरफेस पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे, सॉल्वेंट पे मॉलिक्यूल्स कम थे, ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि सरफेस पे मॉलिक्यूल्स घटते चले जाएंगे और सॉल्वेंट में मॉलिक्यूल्स गैस के बढ़ते चले जाएंगे। इट मीन्स किसी सोल्यूट का सॉल्वेंट में कंसंट्रेशन का बढ़ जाना, इसी को आप बोलते हो सोल्यूबिलिटी। बात समझ में आई? तो जैसे जैसे आपने प्रेशर को इंक्रीज किया वैसे वैसे गैस की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट में बढ़ती चली गई। इट मीन्स गैस की सोल्यूबिलिटी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में बढ़ती चली गई। इसी टर्म को हमारे हेनरी जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है, यानी कि हेनरी लॉ जो है वो इसी सिचुएशन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। अब हेनरी जो है, चूँकि हम लोग अगर हेनरी के बारे में बात करें तो हम लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन जो है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि कंसंट्रेशन को समझाने के लिए हमारे पास कई सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। जैसे हम बात करें हमारे पास मोलैरिटी है, या हम बात करें तो हमारे पास मोलैलिटी है, या हम बात करें तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन भी है। लेकिन सब में सबसे आसान जो है वो मोल फ्रैक्शन है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन सिर्फ सीधे सीधे जो आपके पास सोल्यूट है या जो सॉल्यूशन है उनके मोल्स का एक सिंपल रेशियो है। तो ये इट जस्ट अ सिंपल रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड द सॉल्यूशन। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप यहाँ पर किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो मैं उसी कंसंट्रेशन से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और कंसंट्रेशन के लिए आप इनमें से कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हो। लेकिन हेनरी ने सेलेक्ट किया मोल फ्रैक्शन को, और इसके बिहाफ पे इन्होंने हेनरीज लॉ दिया। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं आप जरा उसे समझ लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी ने कहा कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर गैस में उसका पार्शियल प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं, तो इफ़ वी इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑन अ गैस, तो ऐसा करने से उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। अभी जैसा अभी आप पीछे आप समझ करके आए हैं कि सोल्यूबिलिटी को हम कंसंट्रेशन टर्म्स में निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ सोल्यूबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में, और पार्शियल प्रेशर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ P की फॉर्म में। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, यानी कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मीन्स उस गैस की सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए आपको यहाँ एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, और वो कांस्टेंट आप लेते हो KH। इस KH को हम लोग लिखा करते हैं हेनरीज कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पर एक इक्वेशन जिसे हम लोग हेनरीज इक्वेशन है वो हमारे सामने आ जाती है। तो अगर मैं यहाँ से टर्म इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करूँ तो मैं कहूँगा कि जैसे जैसे आप किसी गैस के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाते हो तो ऐसा करने से वो गैस उसके अंदर डिसॉल्व होती चली जाती है, घुलती चली जाती है। इसी को हेनरीज लॉ या हेनरीज इक्वेशन बोला जाता है। अब यहाँ पर एक जो हिडन, एक जो छुपी हुई चीज़ इस फॉर्मूले में है उसे भी एक बार ज़रा समझ लेते हैं।
अभी इस फॉर्मूले में हम लोगों ने के एच को पढ़ा, हेनरीज कांस्टेंट, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों को समझ लेना चाहिए। अगर मैं के एच और एक्स का रिलेशन यानी कि मोल फ्रैक्शन का रिलेशन निकालूं तो के एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। इसका मतलब जैसे जैसे के एच की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी जो है वो घटेगी, यानी कि एक्स को मैं यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सोल्यूबिलिटी से। तो व्हेन यू इंक्रीज Henry's constant, the solubility of the gas in a particular solvent decreases. अब ये जो KH है, ये KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसका मतलब अगर मैं उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो ऐसा करने से हेनरीज कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ते ही सोल्यूबिलिटी की वैल्यू जो है वो घट जाती है। इस तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी गैस का किसी लिक्विड के अंदर जो सॉल्यूशन है अगर मैं प्रॉपरली बनाना चाहता हूँ तो इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए मेरे पास जो कंडीशंस है वो दो कंडीशंस होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो ऐसा करने से गैस डिसॉल्व होगी। दूसरा, आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो ऐसा करने से KH की वैल्यू जो है वो घट जाती है, और जैसे ही KH घटता है सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए जनरली आप देखिएगा कि जब भी आप किसी कोल्ड ड्रिंक को मार्केट से ख़रीदते हैं तो आप उसे जनरली ठंडा फ्रिज में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रिज से आप अगर फ्रिज में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक नहीं लेंगे तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ ये ठंडा या गर्म होने से रिलेटेड नहीं है। अगर मैं उसे बाहर गर्म रखी हुई कोल्ड ड्रिंक को लेता हूं तो ऐसा करने से उसके अंदर जो CO2 डिज़ोल्व होती है, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो CO2 डिज़ोल्व होती है उस बोतल के अंदर, वो CO2 गर्मी की वजह से बाहर निकलने लगती है। ऐसे सिचुएशन में वो लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, बाहर आ जाती है, और जैसे ही आप उस बोतल का ढक्कन खोलते हो CO2 इवेपोरेट हो जाती है। इसी वजह से आपको उस पर्टिकुलर गर्म वाली कोल्ड ड्रिंक में वो टेस्ट नहीं आता, वो फ्लेवर नहीं आता जो आपको ठंडी कोल्ड ड्रिंक में आता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे हेनरीज लॉ, और हेनरीज लॉ की जो एडवांटेजेस है, जो उसकी इम्पॉर्टेंस है, उसे आई थिंक आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।